हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज लिमिटेड की। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिज़नेस में करते क्या हैं और थोड़ा सा इंसाइट्स देखेंगे इस बिज़नेस की। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक की। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पॉपुलर व्हीकल करता क्या, तो वो बेसिकली डीलरशिप कंपनी है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जिन जो इनके मार्की कस्टमर्स है, आपके स्क्रीन के सामने है, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स है, जैगवार लैंड रोवर है, भारत बेंज है, और अभी इन्होंने ईवी में भी टू व्हीलर ईवी में शिफ्ट किया है और डाइवर्सिफाई किया है, उसमें एथर इनका फर्स्ट कस्टमर है। तो ये उनके डीलरशिप जो शोरूम्स होते हैं, जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। और मारुति सुजुकी इनका सबसे पुराना और वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइंट है। और इससे पहले इनके पास होंडा और पियागो भी थे। होंडा भी उनका सेकेंड ओल्डेस्ट क्लाइंट था। बट उसके बाद उनको बहुत सालों से 2008 से 2024 के बीच में उन्होंने कुछ 8 से 10 शोरूम कुछ ओपन किए थे, बट उसमें कोई भी ग्रोथ उनको देखने को नहीं मिली थी। जिसके कारण उसके बाद बोर्ड ने डिसाइड किया कि उसको डाइवर्स्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वो जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग कहीं और उसको केपेक्स में लगा देंगे। तो ये कहानी है पॉपुलर व्हीकल्स की। और 1984 से इस बिजनेस में है। ये कुत्तू करण ग्रुप के पार्ट है ये बिजनेस में। और इनके पास 10,500 के ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 450 प्लस टच पॉइंट्स हैं, और प्रेजेंस इनका 6 स्टेट्स में है। बट ये जो बिलोंग करते हैं वो केरला स्टेट में, उनका मेजोरिटी ऑफ द इनकम अभी भी जो रेवेन्यू है वो केरला से ही आ रहा है। बट अब धीरे धीरे ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या क्या है, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो बाइंग न्यू व्हीकल इनका वन ऑफ द सेगमेंट है, जहाँ पे शोरूम्स में इनकी ये गाड़ी लाते हैं अपने जो भी इनके क्लाइंट्स हैं उनकी, और वहाँ पे न्यू व्हीकल सेल होती है। फिर उसके बाद ये सर्विस एंड रिपेयर्स भी चलाते हैं, और स्पेयर पार्ट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अभी इन्होंने ये एक्सचेंज और जो प्री ओन्ड कार्स है उसमें वो बिजनेस भी इन्होंने शुरू किया। और एक थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, जो कि रेयरली अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत मिनिमल है उनका कंट्रीब्यूशन। और आप इनको सीवी पीवी टू व्हीलर सब हर कैटेगरी में इनके पास कोई ना कोई क्लाइंट अवेलेबल है। और अगर बात करें तो देखिए, मारुति सुजुकी के साथ इन्होंने 41 ईयर से इनका रिलेशन रहा है। और नंबर वन सर्विस प्रोवाइडर भी है मारुति सुजुकी के, और इनके पास 241 टच पॉइंट्स है और मारुति सुजुकी की। और लग्जरी कैटेगरी में इनके पास JLR है, जिनके साथ 15 ईयर्स से रिलेशन है इनका। और 5 टच पॉइंट्स इनके भी हैं। और JLR अभी ये नागपुर में भी ला रहे हैं। 3S फैसिलिटी है। 3S फैसिलिटी मतलब वहाँ पे आपको न्यू सेल्स भी मिलेगी न्यू व्हीकल की, और आपको सर्विस भी मिलेगा, और स्पेयर तीनों फैसिलिटीज़ है 3S फैसिलिटी। मेजोरिटी ये मोस्टली ट्राई करते हैं 3S फैसिलिटीज़ बनाने की। और कमर्शियल व्हीकल में जाएंगे हम, तो इनके पास टाटा मोटर्स हैं काफ़ी सालों से एज अ क्लाइंट, जिनके 73 टच पॉइंट्स हैं। और भारत बेंज अभी um, ये भी इनको पंजाब में भी न्यू एक LOI मिला है। और इनके साथ भी इनके 13 ईयर्स के रिलेशन है। और अभी जो इन्होंने रिसेंटली रिलेशन बनाया वो है EV टू व्हीलर एथर से, जिसके इनके पास 22 टच पॉइंट्स है। तो ये थोड़ा सा इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ये साउदर्न फोकस्ड है। इनका पहले देखिए, FY21 की बात करें तो 74% ऑफ द रेवेन्यू तो सिर्फ केरला से ही आता था। बट अभी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो है कि हम FY27 तक ट्राई करेंगे कि हमारा 50-50% हो, 50% फ्रॉम केरला और 50% दूसरे स्टेट से हो। और अभी देखेंगे FY25 का ब्रेक डाउन देखेंगे, ब्रेक तो 62% जो है वो है केरला से इनकम आ रहा है उनका। और दूसरे शहरों से भी थोड़े बहुत इनके रेवेन्यू आ रहे हैं, 23%, 10% और 5%। और इनका प्रेजेंस जो है, उन्होंने केरला से फिर तमिलनाडु, और फिर उसके बाद कर्नाटका में जहाँ बैंगलोर में, और फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र में नागपुर में बहुत सारे इनके टच पॉइंट्स हैं। और अभी इनको पंजाब में भी भारत बेंज के द्वारा एंट्री मिली है, और उसकी बात हम आगे करेंगे।
और देख सकते हैं आप केरला में आप मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स और एथर के 324 पॉइंट टच पॉइंट्स है, तो मेजोरिटी तो केरला में अभी भी है, बट धीरे धीरे ये अपना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे स्टेट में टू डाइवर्सिफाई। तो ये इनका सेगमेंट्स है जो जिसमें ये डील करते हैं। सेल ऑफ न्यू व्हीकल्स जो 56 शोरूम्स हैं इनके, तो ये देखेंगे आप तो 73% ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आता है, बट ये बहुत मिनिमल मार्जिन का बिजनेस है, तो इसमें इनको ज़रा भी मार्जिन नहीं मिलती है। जो हायर मार्जिन बिजनेस है वो है सर्विस एंड रिपेयर्स और स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इससे आप देखेंगे 16% और 5% ही रेवेन्यू आ रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द जो इबिड्डा है यही दो सेगमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सचेंज और प्री ओन व्हीकल्स है वो 6% करता है, जो जिसके 33 आउटलेट्स है, उसमें वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड है कि आपको कैसी गाड़ी मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है मार्जिन। और फिर उसके बाद जो बाकी की दो चीज़ें वो अभी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं एज फार एज FY26 इज कंसर्न। तो ये अब इसकी हम बात कर रहे थे कि जो न्यू व्हीकल्स है वो है हाई वॉल्यूम हाई लो मार्जिन बिजनेस, बट इनको ये करना पड़ेगा क्योंकि एक शोरूम से ही जब लेकर जाएगी जो वहाँ के कस्टमर्स है वो वहाँ से व्हीकल लेंगे तो वो आएंगे सर्विस कराने और रिपेयर कराने पर्टिकुलर जो सर्विस सेंटर होगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर जो ये चला रहे, तो इसलिए इनको कस्टमर को लाने के लिए न्यू व्हीकल सर्विस देना पड़ता है, न्यू व्हीकल शोरूम चलाना पड़ता है, जो कि 73% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, बट देखेंगे तो 29% ही EBITDA को कंट्रीब्यूट करता है, तो लोअर मार्जिन बिजनेस है। और बट हमने देखा कि उसके साथ उनको क्योंकि OEM बहुत कम मार्जिन रखता है, और जितनी उनकी पुरानी पार्टनरशिप होते जाएगी, खासतौर से जैसे मारुति की, तो और कम उनको मार्जिन देता होगा, जितना उनका पुराना रिलेशनशिप होते जाएगा तो उनको मार्जिन थोड़ा और कम देना पड़ेगा। और ऊपर से इनको इन्वेंट्री भी रखनी होती है, तो उसके बाद ये खुद से भी अपनी तरफ से भी डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, तो इसमें बहुत कम मार्जिन होता है। फिर सेकेंड में जो प्री ओन बिजनेस आता है व्हीकल्स जो ये सेल करते हैं, तो ये बहुत अपॉर्चुनिटिस्टिक है। अगर अच्छी गाड़ी आ गई और उसमें मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल गया, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन वो डिफर करता है। तो इससे 6% ऑफ रेवेन्यू आता है और सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द टाइम बिंग EBITDA को। बट जो हायर मार्जिन और हायर वॉल्यूम गेम है वो है सर्विस एंड रिपेयर का, जो सिर्फ 21% जैसा कि हमने बात किया था कंट्रीब्यूट कर रहा, बट 71% EBITDA को कंट्रीब्यूट करता है। तो बॉटम लाइन में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस एंड रिपेयर्स का ही है। और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, जो अभी Q3 के ऑफिशियली रिजल्ट्स तो अनाउंस नहीं हुए, तो Q2 का हमारे पास डेटा है, तो उसकी अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो व्हीकल्स है देखिए, न्यू व्हीकल्स है उसमें हमको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो CV हो, चाहे वो EV हो, तीनों में हमको वॉल्यूम्स में 48%, 13%, 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो 2 होता है वो Q2 और Q4 इनके लिए सीजनली बेटर क्वार्टर होते हैं, और बट इसमें थोड़ा सा हमको कम जो अपटेक देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द GST अनाउंसमेंट जो स्टार्टिंग ऑफ सितंबर की गई थी, और फिर वो अनाउंस जो अप्लीकेबल था वो लास्ट ऑफ सितंबर में, सितंबर एंडिंग में था, तो लोगों ने अपनी जो बाइंग थी न्यू कार्स की बाइंग की वो हॉल्ट किया था, और जो कि अभी हमको Q3 में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें सर्विसेज की जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्जिन कंट्रीब्यूटर है, तो उसमें हमको एक डी ग्रोथ देखने को मिलेगी पैसेंजर व्हीकल्स में खास तौर से। बट आपको अगर इनकम में देखेंगे, आप अगर रेवेन्यू बेस्ड अगर रियलाइजेशन देखेंगे तो उसमें सिर्फ -3% दिख रहा है, डी ग्रोथ ऑफ 3%, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। बट वॉल्यूम में -7% का यहाँ पे डी ग्रोथ है। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो इनके पास आए हैं, जो वैल्यू सर्विसेज जो थी वो उसका रियलाइजेशन ज़्यादा था, जो कॉल्यूशन और रिपेयर बेस थे जो हायर मार्जिन के, वो ज़्यादा बिजनेस इनको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मिला, इसलिए हमको रियलाइजेशन में कम डी ग्रोथ दिख रही है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। और CV में अगर आप देखेंगे सर्विसेज में अच्छी डिमांड थी, और CV बहुत टाइम के बाद इनको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और EV में भी ठीक ठाक यहाँ पे सर्विसेज में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यह है क्वार्टर 2 की बात।
तो अभी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 7 से 8 क्वार्टर जब से ये लिस्ट हुए हैं तकरीबन तकरीबन, तब से इतनी कुछ इनको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है सेल्स की अगर बात करें। और पिछले जो 3 से 4 क्वार्टर निकले हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं। ख़ास तौर से जो बॉटम लाइन की बात करेंगे तो आप देखेंगे दिसंबर 24 और मार्च 25 ये -9 करोड़, -13 करोड़, -8 करोड़ के पैट इन्होंने रिपोर्ट किए। तो इसके बेसिकली इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो है इन्वेंट्री बिल्टअप का। तो इसमें असल में क्या होता है कि इनको पहले जो डीलर्स जो जिनकी भी इनको गाड़ी रखनी होती है उनसे पहले इन्वेंट्री मंगानी पड़ती है। उसके लिए वो लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स लेते हैं और फिर उसको एज एन इन्वेंट्री अपने शोरूम में रखते हैं। तो जितना ये इन्वेंट्री अपने पास रखेंगे उतना उनको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो वही आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। 19 करोड़ फ्रॉम जून 24 से अगर देखेंगे तो 22, 22, 20, 22, इवन सितंबर के क्वार्टर में जो कि Q2 है उसमें वो बढ़कर 25 करोड़ हो गया था। तो जितनी इन्वेंट्री बिल्टअप होगी उनको उतने डिस्काउंट्स देना होगा, उतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा उनके ऊपर मार्जिन पे भी असर पड़ेगा। और इसी का जो हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि लगातार खराब से खराब क्वार्टर आते जा रहे थे, 3 से 4 क्वार्टर जो गए। बट लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स है Q1 और Q2, स्पेशली जो H1 रहा है FY26 का, H1 की भी बात करें तो बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्रीज में देखने जाएंगे तो पिछले 2 साल में 596 करोड़ और 585 यानी 600 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री रही है। और H1 FY26 में जाकर वो 700 करोड़ 711 करोड़ की हो गई थी। तो मैनेजमेंट का कहना है कि एक टाइम पे हमारे पास 84 डेज की इन्वेंट्री थी। तो उसके लिए उन्होंने डिस्काउंट्स देना शुरू किया। इवन एट द मैक्स उन्होंने कहा है कि 14,000 तक का हमने डिस्काउंट दिया, ये इनकी तरफ से। इवन जो जिनकी ये जो क्लाइंट जैसे जो OEMs है वो भी अपने डिस्काउंट चला रहे होंगे, उसके ऊपर ये अपने भी 14,000 तक के डिस्काउंट दिए। तो वो जो, क्योंकि क्या होता है कि वो जो 24 के मॉडल्स थे उनको वो पहले निकालना था, फिर वो 25 का बेचेंगे ना, तो वो 24 को एट मैक्सिमम डिस्काउंट जितना वो दे सकते हैं उतना पे डिस्काउंट दे दे के उन्होंने क्लियर की इन्वेंट्री। तो अभी देखेंगे तो H1 तक वो 711 करोड़ की इन्वेंट्री रखे थे। ये मेजोरिटी मारुति की ही गाड़ियाँ थी, बिकॉज उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से जो लोअर रेंज गाड़ियाँ हैं उनमें स्मॉलर जो व्हीकल्स है उनमें ज़रा भी डिमांड नहीं देखने को मिल रही थी, नेगेटिव डिमांड थी। हमने देखा भी जैसे कि SUV पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो रही है मार्केट। तो जो हैचबैक्स है और जो स्मॉलर व्हीकल्स है उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा गिरी थी। तो उसकी वजह से ये और ऐसे एज वी नो कि मारुति स्मॉलर व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा डील करता है। तो इस वजह से इनकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गई थी। बट अभी उनकी जो GST के रिफॉर्म्स थे उनसे उससे उनको बहुत उम्मीद थी। अभी आगे चल के देखते हैं वो अभी क्या चल रहा है। तो उससे पहले इन्होंने 2 एक्विजिशन किए हैं। एक ग्लोब CV प्राइवेट लिमिटेड जो कि है भारत बेंज, जिसके पास भारत बेंज का डीलरशिप का लाइसेंस है पंजाब में। और इनके पास बस एक शोरूम है और 8 सर्विस सेंटर है। और इनका जो टर्नओवर था 250 करोड़ का था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और इनको ये पर्टिकुलर कंपनी मिली है 12 करोड़ में। और RKS मोटर्स जो ये कंपनी है जिसके पास मारुति सुजुकी की डीलरशिप है तेलंगाना बेस्ड। तो एक और देख सकते हैं, एक और स्टेट में ये एंटर कर देंगे RKS मोटर्स के द्वारा, जो कि 93 करोड़ में ये डील मिली है इनको। इनके पास 5 शोरूम्स है और 12 सर्विस सेंटर्स है और इनका रेवेन्यू है 493 करोड़। और ये बहुत सालों से मारुति के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत पुराने डीलर है मारुति के। तो इसका बेनिफिट ज़रूर पॉपुलर व्हीकल को देखने को मिलेगा, इन पर्टिकुलर दोनों कंपनीज का। अगर ग्लोब CV की बात करें जो भारत बेंज का है, तो इन्होंने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम इसमें ब्रेक इवन हो जाएंगे, Q4 तक। और जो हमारा RKS मोटर्स है इसमें इन्होंने कहा है कि Q1 ऑफ F27 तक हम इसमें भी ब्रेक इवन हो जाएंगे। तो ये कंपनी की गाइडेंस रही। तो अब अगर हम फ्यूचर आउटलुक की, अभी हम तो जान लिया कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और
कौन कौन सा इनका बिजनेस सेगमेंट है, तो अब और क्या परेशानी इन्होंने फेस की थी वो भी हमने बात की है। तो अब थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करते हैं फ्यूचर आउटलुक पे। तो फ्यूचर आउटलुक पे पहले अभी कंपनी ने Q3 के बिजनेस अपडेट पर अभी रिलीज़ किया, बिजनेस अपडेट रिलीज़ किया है। तो वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है। आप देख सकते हैं जैसे Q3 में रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम ऑपरेशंस 40% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो ये बेसिकली इसी वजह से हुआ था, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी की वजह से लोगों ने अपनी सेल को, परचेज को रोक दिया था। और फिर सितंबर के एंड के बाद अक्टूबर में पूरी डिमांड शिफ्ट हो गई थी। तो वो हमको Q3 में देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे सारे जो सेगमेंट्स है उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है एक्सेप्ट लग्जरी पीवी। तो लग्जरी पीवी की अगर बात करें तो उसके में JLR आता है इनका, जो जिसकी डीलरशिप इनके पास है। बट उन्होंने अभी, वो लगातार कई क्वार्टर से कह रहे थे कि हमको एक और लग्जरी डीलरशिप चाहिए, और इस बार उन्होंने ऑडी की डीलरशिप प्राप्त की है। ये हैदराबाद बेस्ड है, ओलंपस मोटर्स। तो ये देख के अच्छा लगा कि उन्होंने जितने भी कमिटमेंट्स किए उन्होंने अभी तक उस पर मतलब वॉक द टॉक किया है। और ये जो हैदराबाद बेस्ड है, इससे इनको लग्जरी पीवी में एक और सेगमेंट, एक और डीलरशिप मिल जाएगी। और अब उन्होंने कहा है कि अब 1 साल और 1.5 साल तक तो हम ऐसा सच कोई एक्विजिशन नहीं देख रहे। और इसके बारे में ऑडी डीलरशिप जो अभी इन्होंने एक्वायर किया है, इसके बारे में अभी हमको Q3 में और डिटेल में पता चलेगा। बट इन्होंने कहा था कि लग्जरी जो पीवी है इसमें हमको एज सच कुछ FY26 और FY27 में डिमांड की नहीं ग्रो, इतनी डिमांड नहीं दिखेगी, इतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी। बट हमारे एज अ सेगमेंट, बट हमारे लिए इसमें ग्रोथ हो सकती है बिकॉज जो JLR है, JLR को अभी एक LOI मिला है इनको नागपुर में 3S का, जो हमने डिस्कस किया सेल सर्विस और स्पेयर्स का। तो नागपुर में ये अभी इसको कमीशन किया है इन्होंने। तो वहाँ से इनकी ग्रोथ आएगी क्योंकि अभी तक वो इस क्वार्टर में लाइव हो चुका है। और इसके बाद जो अभी इन्होंने एक और ऑडी की जो डीलरशिप ली है, तो इससे इनके पर्टिकुलर, जहाँ तक कि एज फार एज पॉपुलर व्हीकल इज कंसर्न, तो इनके लग्जरी पीवी में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है आगे चल कर भी। बट ऑन द अदर हैंड एज सच इन्होंने कहा है कि ऐसा ग्रोथ एज अ सेगमेंट इतनी नहीं रही। बट और पैसेंजर व्हीकल में इनका कहना है कि हमको अब स्मॉलर जो व्हीकल्स है, पिछले क्वार्टर में इन्होंने कहा कि अब हमको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक अपटेक देखने को मिला है, सीवी में भी मिला है और पैसेंजर व्हीकल्स में भी देखने को मिला है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि इनके पास 84 डेज की इन्वेंट्री एट मैक्स चले गई थी। बट उसको अभी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। जो अभी Q3 का बिजनेस अपडेट आया उसमें उन्होंने बताया कि अब हमने इन्वेंट्री डेज को रिड्यूस कर दिया, 37 डेज पे ला दिया। तो और उन्होंने गाइडेंस दी थी पिछले क्वार्टर में कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग सारे बिजनेस का मिलाकर 30 डेज के अंडर 30 डेज तक का इन्वेंट्री डेज पे आ जाएंगे। तो देखते हैं कि Q4 तक वो कर पाते हैं कि नहीं। बट अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, देख सकते हैं आप 37 डेज पर आ गए। तो अगर FY26 के टोटल की बात करें पूरे FY26 में, तो इन्होंने कहा है कि 3% ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी वॉल्यूम में और 4% इनऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी। तो 7% के आसपास हमको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एबिटा मार्जिन पे जो इनका गाइडेंस है वो है 4.2 4.3% का, अभी बहुत कम चल रहा है। तो जो मेन जो एबिटा जो इंक्रीज होगा उसी वजह से, क्योंकि अब इनको डिस्काउंट्स नहीं देने होंगे, क्योंकि डिस्काउंट तभी देना पड़ रहा था क्योंकि जब डिमांड, सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड से। अब डिमांड जब बढ़ चुकी है तो ये डिस्काउंट्स बिल्कुल अपने ख़त्म कर देंगे। इनफैक्ट इन्होंने Q2 में ही आ, आ, अपने डिस्काउंट्स को कम कर दिया था और कुछ 6,000 9,000 से 6,000 तक के लेके आ गए थे। अब वो बोल रहे हैं कि अब हम फर्दर इसको डिक्रीज करेंगे। और तो इसकी वजह से एबिटा मार्जिन हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो FY27 का इनको ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने FY27 को लेके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्होंने मेजर्स लिए हैं अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने की। तो इन्होंने एसेंचर जो कंपनी है उसके साथ, कंसल्टेंसी जो कंपनी है उसके साथ काम किया। और इन्होंने अपने जो रेवेन्यू पर कार इस पर काम किया है।
और वो कह रहे हैं कि इसका जो हमको रिजल्ट है वो FY2728 में ही देखने को मिलेगा, FY27 पे मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें क्या कर रहे हैं वो कि जैसे मैन पावर जितने सेल्स पर्सन को, जितने भी सेल्स पर्सन है उसमें +1 कार कर रहे हैं। जैसे अगर एक बंदा जो है वो 10 कार हैंडल करता था तो अब उसको 11 कार हैंडल करनी है। तो वो ऐसा करके वो अपने मार्जिन्स को, मतलब जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, और मार्जिन कॉस्ट कटिंग से मार्जिन बढ़ी गई ऑब्वियसली। तो ये सब रीजन की वजह से उनको एबिटा मार्जिन वो 4.2 4.3 की गाइडेंस दी गई है उनके द्वारा। FY27 पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो, और कह रहे हैं कि जो FY24 का पैट था जो 76 करोड़ था, वो कह रहे हैं कि हम क्रॉस कर देंगे FY27 में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे जो हमने एक्विजिशन किया है वो भी ब्रेक इवन हो जाएंगे, उसका भी कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा। और इन जनरल जो डिमांड आएगी, जो Q3 और Q4 में डिमांड आएगी, वो बोल रहे हैं कि वो डिमांड कंटिन्यू रहेगी FY27 में। तो ये उनका मानना है। और इंटरेस्ट भी उन्होंने कहा था कि हमारा डेट भी कम होगा, बिकॉज एज अब उनको जल्दी जल्दी इन्वेंट्री अगर क्लियर होगी तो डेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो FY26 में कहा है उनका डेट भी लेवल कम होना चाहिए, बट वो देखना होगा, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्विजिशन भी किए हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा डेट लेना होगा उनको। तो बट उन्होंने कहा कि FY26 का FY25 से तो लोअर ही रहेगा डेट लेवल भी। तो इंटरेस्ट पेमेंट भी गिरेगी, और इंटरेस्ट पेमेंट गिरने की वजह से हमको पैट में और अच्छा एडिशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आउटलुक है इसका पॉपुलर व्हीकल का। ऑफ कोर्स ये पूरा डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक साइकिल कैसी रहती है ओवरऑल, और ओवरऑल डिमांड कैसी रहती है। जो Q3 और Q4 में जो डिमांड आई है वो बेसिकली GST रिफॉर्म्स की वजह से ही आई है, बट क्या वो 27 में कंटिन्यू होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, अगर होती है तो पॉपुलर व्हीकल्स में एक अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज अभी देखेंगे तो ये 770 करोड़ के आसपास की वैल्यू पर है। और अगर इन्होंने 27 का पैट जो है वो क्रॉस कर देता है, 76 करोड़ का अगर पैट क्रॉस करते हैं, मान लेते हैं अगर 80 करोड़ तक का पैट आता है, तो वो देखेंगे तो ट्रेलिंग FY27 के पी कुछ 9 पॉइंट समथिंग पे आता है। तो अगर 9.5 के आसपास आता है, तो अगर ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो ये कह रहे हैं, और वैसी इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, और वैसी डिमांड रहती है, तो इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग आइडिया फॉर श्योर। तो ट्रैकिंग इसकी जारी रखेंगे, देखते हैं कि कैसा ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अभी तक तो इन्होंने वॉक द टॉक किया है, और मैचेस भी इन्होंने अच्छे अच्छे लिए हैं, बट मार्जिन बहुत कम, लोअर मार्जिन का है, और सर्विसेज इनकम बहुत मेजॉरिटी मार्जिन कंट्रीब्यूटर है, तो उसको भी देखना होगा। बिकॉज सर्विसेज जो पैसेंजर व्हीकल की इतनी हमको देखने को नहीं मिली है, थोड़ा सा डिम चल रहा है, सबड्यूट चल रहा है। तो वो अगर अपटेक होता है उसके साथ ही साथ, क्योंकि जो न्यू जो भी न्यू शोरूम ये खोलते हैं उसके बोलते हैं कि 3 से 4 क्वार्टर के बाद हमको सर्विसेज का रेवेन्यू थोड़ा दिखने लगता है। तो देखते हैं, अगर सर्विसेज भी अपटेक करते ही तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिलेगा। तो अभी इसकी ट्रैकिंग जारी रखेंगे, देखते हैं, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। तो होपफुली अगर मैनेजमेंट इसे एग्जीक्यूट कर पाता है तो हमको री रेटिंग देखने को मिल सकती है। बट ये एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एन रेगुलर एनालिसिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे आप वीडियो चाहते हैं, जिस कंपनी का आप एनालिसिस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।